तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में सीखने के बाद हम लोग सीखना शुरू किए थे इट्स रिलेशन विद इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्वेश्चंस में हम लोग क्या कर रहे थे कि सिचुएशन में दिया हुआ था कि वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दिया हुआ है, उससे हम लोग किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच रहे होंगे। तो ज़रा सा एक काम करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मतलब वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद उसे अच्छे से रिवाइज कर लो जो भी हम लोग सीखे हुए थे। टॉपिक का नाम था रिलेशन ऑफ पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन उसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को भी एक बार आप अच्छे से ज़रूर पढ़ लें। चलिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अच्छे से पढ़ लिया। हम लोग सीखना शुरू करते हैं रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद पोटेंशियल। और पिछले क्लास में हम लोग बात किए हुए थे कि किस तरह से निकाला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इस बार हम लोग बात कर रहे होंगे किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ हो तो पोटेंशियल का डिफरेंस किस तरह से निकाला जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करना शुरू करो। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखिए। इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, आसान सा क्वेश्चन है, 2i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन पर कूलॉम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक रीजन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, हम लोग साथ में करेंगे इसे। क्वेश्चन है फिर फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड 1,1। मतलब इस पॉइंट को अगर मैं मान लो बोल देता हूं A, ये पॉइंट है सपोज B, तो B का कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ है, A का कोऑर्डिनेट ये लिखा हुआ। हमें पता करना है कि VA और VB यानी कि पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। VB माइनस VA का वैल्यू हमें पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग साथ में करेंगे और पूरी तरह से जितना कुछ सीख सकेंगे सीखेंगे इस क्वेश्चन से। तो देखिए, सबसे बेसिक बात जहां से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डिस्कशन को वो ये है कि चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। इक्वल्स टू होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यह सबसे फंडामेंटल बात है कोई भी रिलेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए। अच्छा, इसके आगे फिर देखो, इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर तो ठीक है, डेल्टा PE विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, अब वर्क डन का एक फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी एप्लीकेबल होता है जब फोर्स वेक्टर रहता है कांस्टेंट। तो क्या यहां पर दिए हुए सिचुएशन में फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है पूरी तरह से? फोर्स मतलब Q से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स आ जाएगा। तो ये फोर्स वेक्टर जो कि है ये कांस्टेंट है, ये पोजीशन पर चूंकि डिपेंड नहीं कर रहा, x भी नहीं लिखा है, y भी नहीं लिखा है, z भी नहीं लिखा है कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो चूंकि ये फोर्स वेक्टर कांस्टेंट है, इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं Q टाइम्स व्हाटएवर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डॉट प्रोडक्ट डेल्टा S वेक्टर के साथ। यहाँ पर डेल्टा S रिप्रेजेंट कर रहा होगा डिस्प्लेसमेंट, जबकि ये एज अ होल पूरा एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब जो लगने वाला फोर्स है वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द डिस्प्लेसमेंट। तो क्या ऐसा है यहाँ पर? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रहा न तो x, न तो y पर, न तो z पर। खैर, तो ये हमने सीखा कि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इसके बराबर होता है। ये कई बार सीख चुके हैं, उसी को रिपीट कर रहा था बस। तो देखें फिर, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है इसको अगर Q से डिवाइड कर दिया जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल।
तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, तो इस Q को अगर मैं LHS में ले लेता हूं, यहां से हट गया ये, तो उसके बाद फिर ये पूरा का पूरा टर्म कहला सकता है एक साथ चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल को जनरली कैपिटल V से रिप्रेजेंट किया जाता है, और चेंज इन पोटेंशियल मतलब डेल्टा V, दिस विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट डेल्टा S वेक्टर के साथ। इस बात को एकदम अच्छे से सोच समझ के स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए, इसका आगे बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। इस रिजल्ट का हम लोग यहां पर देखो कैसे यूज करेंगे। फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, Q यहां से हटके LHS में आ गया है बस। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो दिया हुआ है यहां पर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट A से लेके B तक के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ कितना? डेल्टा S विल सिंपली बी इक्वल टू, मुझे लगता है इतना तो आप समझ ही सकते हैं, I कैप प्लस J कैप, और इसका यूनिट होने वाला है मीटर। ऐसा यूनिट में दिया हुआ था A और B का कोऑर्डिनेट। तो डेल्टा S हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता है तो चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू डॉट प्रोडक्ट साथ में एक नेगेटिव सिंबल, तो माइनस ऑफ डॉट प्रोडक्ट कितना 2 + 3 होगा, और यूनिट क्या मिलेगा? तो न्यूटन मीटर पर कूलॉम, न्यूटन मीटर पर कूलॉम, यही ऐसा ही यूनिट रहेगा। अच्छा, न्यूटन मीटर का दूसरा नाम है फिर जूल, और ये बन गया जूल पर कूलॉम। इसी का दूसरा नाम है फिर वोल्ट। तो डेल्टा V विल बी इक्वल टू -5 वोल्ट। ये लिखा हुआ है जूल पर कूलॉम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इसी का दूसरा नाम है फिर वोल्ट। वोल्ट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल V। नया क्वेश्चन लिखो, नया सवाल लिखिए। इन द प्रीवियस क्वेश्चन draw electric field lines. In the previous question, draw electric field lines and the equipotential surfaces. In the previous question, draw electric field lines and the equipotential surfaces. कर दो मुझसे पहले ये वाला। इस तरह से x एक्सिस y एक्सिस आप बनाए होंगे अब, और 2I कैप प्लस 3J कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है हर जगह के लिए यही है, चाहे x y z कुछ भी क्यों ना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस कांस्टेंट। तो 2I कैप प्लस 3J कैप, 2I कैप प्लस 2J कैप ऐसे होता है एक वेक्टर, ठीक 45 डिग्री के एंगल पर। तो 2I कैप प्लस 3J कैप, J कंपोनेंट थोड़ा सा ज्यादा यानी 45 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, तो ऐसे अंदाजन बनाया जाएगा। ऐसे करके रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अभी बताता हूं किस तरह से हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि ऐसे ही रहना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। देखिए भाई, चाहे कोई भी पॉइंट तुम ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए 2I कैप प्लस 3J कैप। चाहे कहीं पर भी देखा जाए 2I कैप प्लस 3J कैप, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यही आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी रीजन में ड्रॉ करने के लिए आप उस रीजन में ढेर सारे छोटे छोटे एरोज बनाते थे, आप उन एरोज को फिर ज्वाइन कर देते थे। तो इस रीजन में हमें ड्रॉ करने के लिए कहा गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, हमने हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया छोटे छोटे एरोज से, सारे एरोज को एक साथ कंबाइन कर दिए, तो ऐसे ऐसे करके ढेरों लाइंस बन जाएंगे, यही कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब सवाल ये उठता है इक्विपोटेंशियल सरफेस कहां पर है? तो रूल याद रखो, पिछले क्लासेस में सीखे हुए हैं हम लोग। इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को मैं डॉटेड लाइन से अगर मैं दिखा रहा हूं, तो ये रहे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। जितने सारे तुम बनाना चाहो उतने सारे बना लो, एक को ओरिजिन से भी पास होते हुए मैं दिखा दिया।
तो ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर पोटेंशियल हर जगह पर V1 है, इस पर पोटेंशियल V2 है सपोज, और यहां पर शायद कहीं आया होगा एक पॉइंट नंबर B। समझे क्या? ये ओरिजिन हो गया यहां पर, ठीक यहां पर हुआ ओरिजिन, ठीक यहां पर हुआ पॉइंट नंबर B। ओरिजिन का मतलब पॉइंट A मैं बोल रहा हूं। तो इस तरह से आप डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये रहे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अलग अलग। डॉटेड लाइन से मैं उसे रिप्रेजेंट किया हूं। ये फर्स्ट पॉइंट A था, ये फर्स्ट पॉइंट B था। हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितने का पोटेंशियल का डिफरेंस है A से B तक जाने में। जरा और सोच के बताना मुझे कि क्या हम लोगों ने VA माइनस VB कैलकुलेट किया कि VB माइनस VA कैलकुलेट किया? तो पोटेंशियल का डिफरेंस हमने कैलकुलेट किया A से B तक जाने में, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल ही हमेशा कैलकुलेट करना होता है जब भी डिफरेंस निकालते हैं। तो ये हम लोगों ने डेल्टा V कैलकुलेट किया था, इसका वैल्यू आया था मुझे याद है 5 वोल्ट का। ठीक, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर लिए हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी ड्रॉ कर दिया। अब इसका जरा मतलब समझ लिया जाए कि आखिर क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्ज पार्टिकल A से B तक इस रास्ते जाता है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये रास्ता है। अगर A से B तक कोई एक चार्ज पार्टिकल जाता है तो उस चार्ज पार्टिकल को पर यूनिट चार्ज कितने का पोटेंशियल एनर्जी चेंज एक्सपीरियंस करना होगा। फिर से, A से B तक अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाता है तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। एक चार्ज पार्टिकल है ये, और ये चार्ज पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे आता है ऑटोमेटिकली तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदली कि नहीं? तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास देखा जाएगा, ग्रेविटेशन है ना। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज देखा जाएगा तो कहलाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस। ठीक, तो A से B तक जाने में, अब और अच्छे से सोचना, A से B तक जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड ने पॉजिटिव वर्क किया कि नेगेटिव? पॉजिटिव वर्क किया, क्योंकि एक्यूट एंगल है दोनों के बीच में। या फिर तुम ऐसे समझो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही तो डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर आप लगभग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी जाते हैं, मतलब 90 डिग्री के अलॉन्ग नहीं जा रहे हैं, आप एक्यूट एंगल में जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से नापे जाने पर, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में थोड़ा सा भी ट्रेवल कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वर्क करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी घट जानी चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी तो इसका सीधा मतलब पोटेंशियल भी घटेगा ही। तो हम लोग ऑब्जर्व इस डायग्राम से क्या किए, इस बात को पक्का कर लो तुम कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो पोटेंशियल घटता है। चेंज इन पोटेंशियल देखो नेगेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ट्रेवल करने पर घटता ही है। उसको समझने का कई तरीका हो सकता है और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर चार्ज पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव वर्क होगा ना। कोई चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाए तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलते चला जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते चली जाएगी, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी घटते चली जाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी अगर घटा तो इसका सीधा मतलब फिर पोटेंशियल भी उस डायरेक्शन में जाने पर घट रहा है। तो इस डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल लगातार घट रहा है। यही बात हम लोगों को समझ में आया। अच्छा, ये डायग्राम आपको एससीबी बुक में थोड़ा सा चेंज करके हल्का सा आपको देखने को मिलेगा। इसी कारण से मैं इस एग्जाम्पल को चूज किया है डिस्कशन के लिए। नया क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, इस बार से आप कर रहे होंगे। नया क्वेश्चन लिखो। इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, थोड़ा सा चेंज ला रहा हूं मैं। सपोज लिखा हुआ है 2x² i कैप। अब यहां x जो की है ये खुद x कोऑर्डिनेट है, तो 2x² i कैप। अब यूनिट यहां लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूटन पर कूलॉम्ब का यूनिट लाने के लिए कूलॉम्ब मीटर स्क्वायर यूज करना होगा आपको। ऐसा इसलिए क्योंकि x का यूनिट आपने सब्स्टिट्यूट किया मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होके न्यूटन पर कूलॉम्ब आया।
ठीक, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, ये इक्वेशन पूरा लिख दो। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, लिखिए फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 4 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 0,2 मीटर। इस पॉइंट को मान लो A, इस पॉइंट को मान लो B। एक बार खुद से करने की कोशिश करो। याद रखना, इस बार वर्क डन कैलकुलेट करना इतना भी इजी नहीं रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये खुद ही वेरिएबल है। तो सोच समझ के एक बार खुद से एकदम सही आंसर तक सारे स्टेप्स को लिख के, लिखना मतलब लिखना, हवा में नहीं करना है आपको। क्योंकि पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो केवल आंसर तक पहुंचना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको समझ में भी आना चाहिए कि किस तरह से आपने किया। तो इसके लिए आपको प्रॉपरली इसे सॉल्व करना होगा। आप खुद से पहले एक बार अच्छे से सॉल्व कर दीजिए इसे। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कर लिया। हम लोग चलो कैलकुलेट करते हैं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट जो कुछ भी है भाई, उस दौरान ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो नहीं है। तो पिछले बार जो हम लोगों ने रिलेशन लिखा था डेल्टा वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट पूरा का पूरा डेल्टा एस के साथ एक साथ, इस बार हम लोगों को यह कहना होगा कि एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ही पहले कैलकुलेट किया जाए सारा कुछ। और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिखने का तरीका है ds, यहां पर dv। तो पहले कैलकुलेट होगा dv, उसका इंटीग्रेशन से पता चलेगा हमें कि इसके इंटीग्रेशन से पता चलेगा कि टोटल चेंज इन पोटेंशियल A से B तक जाने में कितने का होना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट होना है। इस इक्वेशन के साथ तुम रेडी रहना। मैं क्या करूंगा कि इस पॉइंट को नाम दूंगा A और बीच में एक दूसरा पॉइंट ले लिया मैं B। सपोज दैट पॉइंट B इज 0 मीटर, 5 मीटर और उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट ले लिया गया 0 मीटर, 2 मीटर। इसको यहां से हटा देते हैं। सभी सीखें ध्यान से। A से C जाना था, मैं थोड़ा सा रास्ता बदल दिया। पहले स्टेप में यहां से यहां जा रहे होंगे, दूसरे स्टेप में यहां से यहां जा रहे होंगे। तो A से B तक जाने में, ये लास्ट वाले पॉइंट का नाम मैं C रख दिया हूं इस बार बस। तो सिर्फ A से B तक जाने के दौरान आखिर किस डायरेक्शन में ट्रेवल किया जा रहा था, मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट बदल रहा था, मात्र x एक्सिस पर का कि y एक्सिस पर का कि z एक्सिस पर का। तो सिर्फ x एक्सिस पर का कोऑर्डिनेट बदला। इस वजह से इस डिस्प्लेसमेंट ds को मैं लिख सकता हूं ds विल बी इक्वल टू dx आई कैप। सिर्फ x एक्सिस में चेंज आया है। अच्छा, इस वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं अलग से नाम दे सकता हूं ds विल बी इक्वल टू dy j कैप, क्योंकि यहां पर मात्र y एक्सिस में ही चेंज आया कोऑर्डिनेट में। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, A से C तक जाने में पोटेंशियल का चेंज पता करना था। हम लोग क्या किए कि पहले A से B तक जाने में पोटेंशियल का चेंज पता करेंगे, उसके बाद फिर B से C तक पहुंचने में आने वाले पोटेंशियल का चेंज पता करेंगे। ठीक, ये प्रोसेस है। अब देखिए, सॉल्व करना शुरू करते हैं क्वेश्चन को। स्ट्रक्चर सॉल्यूशन का बन चुका है। तो सबसे पहले मैं सॉल्व करने जा रहा हूं फ्रॉम, जो A B C अभी लिखा हुआ था ना, A टू B, सिर्फ A से B तक जाने के दौरान जो चेंज इन पोटेंशियल यानी कि dV आ रहा होगा, दैट dV मस्ट बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड 2x स्क्वायर I कैप एंड देन dx I कैप होगा ऐसा। अच्छा, अब इंटीग्रेशन अगर आपको करना होगा तो 0 से लेके मान लो V1 तक आपने इंटीग्रेशन किया। V1 ही रिप्रेजेंट कर रहा है A से B तक जाने के दौरान चेंज इन टोटल पोटेंशियल। तो ये इंटीग्रेशन जो होगा, याद रहे कि आप सिर्फ x एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो भी कोऑर्डिनेट लिखा हुआ था, कितना लिखा हुआ था यही भूल गया मैं।
मुझे याद है 5 से 0 जा रहे थे हम लोग, ठीक है। तो सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, 5 मीटर। ये इंटीग्रेशन, दिस इंटीग्रेशन इज परफॉर्म्ड ओनली वाइल ट्रेवलिंग अलोंग एक्स एक्सिस। सो इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट वाज 5 मीटर। अब मुझे याद नहीं है कितना है, 5 मीटर ही था, और ये वाला 0 मीटर, ठीक। तो इनिशियल 5 और फाइनल 0। यहां से यहां तक जाने के दौरान एक चीज भूल गया, माइनस सिंबल है यहां पर अलग से। तो इसको इवेल्युएट करने के बाद हमें समझ में आएगा कि कितना चेंज इन पोटेंशियल होगा मात्र एक्स एक्सिस में ट्रेवल करने से। तो ये जरा कैलकुलेट करते हैं। ये बना हमारे पास 2/3 एक्स क्यूब में सब्सटीट्यूशंस किए जाने के बाद ये बना 125, वो भी माइनस में, बाहर के माइनस के साथ वो कैंसिल हुआ। फाइनल आंसर शायद यही है, इतना वोल्ट। लेकिन याद रहे अभी आप केवल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए हैं। जब बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आप जा रहे होंगे, जब आप बी से सी पॉइंट तक जा रहे होंगे तो सिचुएशन क्या होने वाला है, ये देखो। इक्वेशंस में किस तरह का चेंज आएगा, इक्वेशंस में किस तरह से चेंज आएगा, ये देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही वाला वेक्टर है, लेकिन यहां पर अब की बार डिस्प्लेसमेंट dx i कैप के बजाय हम लोग लिख रहे होंगे dy j कैप। अब दरअसल बात यह है कि ये दोनों, इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट तुम देखोगे, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट ही चूंकि 0 आ जाएगा, इस वजह से B से C तक जाने के दौरान जो भी चेंज इन पोटेंशियल है वो 0 है। तो पिछला वाला जो स्टेप था, A से B तक जाने में इतने का पोटेंशियल का चेंज आया, फिर B से C तक जाने में कितने का पोटेंशियल चेंज आया, तो 0 का, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 है, ठीक है। तो टोटल फाइनल आंसर यही तो हुआ फिर, कि इतना वोल्ट का चेंज इन पोटेंशियल होगा, यही फाइनल आंसर है। तो एक और बार फिर करने की कोशिश करते हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो कि जिस तरह से हम लोग, बता रहा हूं, मैं पिछले क्लास को पढ़ने के लिए इसीलिए बोला हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा कि सिर्फ डिफरेंशिएशन का यूज करके आप पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड तक नहीं पहुंचते हो। आप पोटेंशियल का बहुत ही सोच समझ के ध्यान से डिफरेंशिएशन करते हो। मैं ये बताया था कि पोटेंशियल का पहले सिर्फ और सिर्फ आप x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा। फिर सिर्फ y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से निकालने का तरीका है। वो क्या तरीका है, जो भी दिया हुआ पोटेंशियल है उसका y के टर्म्स में डिफरेंशिएशन, ट्रीटिंग x एंड z टू रिमेन कांस्टेंट। ठीक वैसे ही z कंपोनेंट भी निकाला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, z कोऑर्डिनेट के टर्म्स में पोटेंशियल का पार्शियल डिफरेंशिएशन करके। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन करना है, वो बात तो एक्सेप्ट करता हूं, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इंटीग्रेशन करने का एक पाथ डिफाइंड रहेगा। पहले आप सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव किए, अभी इस क्वेश्चन में हम लोग देखें, पहले हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस में मूव किए, फिर सिर्फ वाई एक्सिस में मूव किए, अगर जरूरत पड़ेगा तो सिर्फ जेड एक्सिस में भी मूव करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेप में इंटीग्रेशन करना पड़ता है। जैसा कि 3 स्टेप में डिफरेंशिएशन किया गया था, वैसे ही 3 स्टेप में यहां पर इंटीग्रेशन कर रहे होंगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। एक और क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, लिख दो, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 0,0 एंड x, y। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, इस बार पूरी तरह से वेरिएबल्स में कर रहे हैं। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन यानी कि 0,0 एंड x, y इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिखिए कि क्या दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है y² i कैप प्लस 2xy j कैप। ये इक्वेशन लिख देने के बाद फिर एक बात मेंशन कर दो, ऑल वैल्यूज आर इन देयर SI यूनिट्स,
क्योंकि डायमेंशनली सही नहीं लग रहा है ये इक्वेशन, इस वजह से इस बात को मेंशन करना होगा। ऑल क्वांटिटीज आर इन एसआई यूनिट्स, मतलब x और y सबको मीटर में रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो निकल के आएगा, वो जो भी आना है सो निकल के आएगा न्यूटन पर कूलॉम में। खैर, हमें पता करने के लिए कहा गया कि 0,0, इस पॉइंट को मैं नाम दे दिया A, दूसरा पॉइंट कहा गया C। सपोज आप समझ रहे होंगे क्यों C ही बोल रहा हूं मैं, x, y। तो आप बीच में एक इंटरमीडिएट पोजीशन ले लीजिए, ठीक है। देखो, A से C तक अगर तुम डायरेक्ट ट्रेवल कर रहे होगे तो x विल ऑल्सो बी अ वेरिएबल, y विल ऑल्सो बी अ वेरिएबल एंड इट विल बी स्लाइटली डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट। हाँ, इंटीग्रेशन बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हम लोग उस मेथड से इंटीग्रेशन अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा ही हर तरह के क्वेश्चन जिस मेथड से सॉल्व कर सकें और समझ में भी आए, उसी मेथड को अपनाएं। तो B एक इंटरमीडिएट पोजीशन आप ले लीजिए x, 0, इससे आप फायदे में रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप A से B तक जा रहे होंगे तो आपको एकदम क्लियर रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस में ही ट्रेवल कर रहे हैं। जब आप B से C ट्रेवल कर रहे होंगे तो एकदम क्लियर रहेगा कि भाई हम लोग सिर्फ और सिर्फ y एक्सिस में ही ट्रेवल कर रहे हैं। तो चलो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। A से B तक अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके लिए एक इक्वेशन डेवलप करते हैं। पहले सिर्फ A से B तक जाने के लिए इक्वेशन डेवलप कर रहा हूं। तो क्या इंटीग्रेशन में करेंगे हम लोग, डेल्टा V पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन में हम लोग लिखेंगे y² i कैप प्लस 2xy j कैप। ये तो ठीक है। इसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट वाला ds वेक्टर को क्या सब्स्टिट्यूट आखिर किया जाए, तो सिर्फ x एक्सिस में है ना डिस्प्लेसमेंट, तो इस वजह से इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, तो सिर्फ यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लो बस, dx i कैप लिखा हुआ है, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट मात्र x एक्सिस के ही डायरेक्शन में है। आई होप समझे इस बात को। यहां लिखा हुआ है dx i कैप। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन कहां से कहां करना होगा, तो आप x डायरेक्शन में देखिए कहां से कहां ट्रेवल किए, 0 से स्टार्ट करके x तक ट्रेवल किए आप। कोई कंफ्यूजन हो मुझे बताओ, बता तो नहीं पाओगे लेकिन ठीक, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है। आप किसी भी जगह जाना, जैसे अगर तुम चेस खेलते हो तो उसमें हाथी जो चलता है ना, उस हाथी को कहीं पर भी पहुंचना हो वो 2 स्टेप में पहुंच जाता है। अगर पता हो तो भाई सीधे जाना है, उसका लेफ्ट टर्न लेना है, उसके बाद या फिर सीधे जाना है राइट टर्न लेना है, या फिर पीछे जाना है लेफ्ट जाना है, पहले राइट टर्न जाना है बाद में, तो कहीं पर भी 2 स्टेप में पहुंच सकता है, प्रोवाइडेड बोर्ड पूरी तरह से खाली हो। तो यहां पर देखें आप कि हम लोग किसी भी पोजीशन से किसी भी पोजीशन तक पहुंचने के लिए पहले 0,x तक सिर्फ x एक्सिस में ट्रेवल करते हुए 0 से x तक जाएंगे और उसके बाद फिर सिर्फ y एक्सिस में ट्रेवल करते हुए इधर से जाएंगे। तो एक इंटीग्रेशन दूसरा वाला इस स्टेप के लिए क्या बनेगा फिर देख लो जरा एक बार। इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही वाला y² i कैप प्लस 2xy j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट अब किसके साथ लेंगे हम लोग, dy j कैप के साथ, dy j कैप के साथ। ठीक, अब इंटीग्रेशन कहां से कहां करना है, 0 से लेके y तक। अब कंफ्यूजन ये कि ये आंसर है कि ये आंसर है, मुझे ये पता करना है कि A से C तक जाने में कितने का पोटेंशियल का चेंज आएगा। ठीक है, तो A से B तक जाने में इतने का पोटेंशियल आया चेंज, B से C तक जाने में इतने का पोटेंशियल का आया चेंज। तो ना तो ये आंसर है ना तो ये आंसर है, इन दोनों का डायरेक्ट सम आंसर है। तो इन दोनों का सम करना आसान है। याद रखना, इस इंटीग्रेशन के दौरान y इज टू बी ट्रीटेड कांस्टेंट। अभी हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस दौरान जो भी इंटीग्रेशन आप कर रहे होंगे उस दौरान y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि आप सिर्फ x एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं। हम लोग इंटीग्रेशन को सॉल्व करने की बात कर रहे हैं, ये तो इक्वेशन डेवलप की है हम लोग।
अब जब ये इंटीग्रेशन कर रहे होगे तो चूंकि आप सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं, इस वजह से वाई कोऑर्डिनेट इज टू बी ट्रीटेड कांस्टेंट। अच्छा, वो वाई कोऑर्डिनेट कांस्टेंट तो रहेगा, लेकिन कितना रहेगा? तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान वाई कोऑर्डिनेट मेंटेन्ड है कि नहीं? 0। तो यहां पर आप इंटीग्रेशन करने के दौरान y को ट्रीट कर सकते हो कांस्टेंट के तरह, और कांस्टेंट वो भी कितना? 0 के बराबर। तो क्या हमेशा ही 0 सब्स्टिट्यूट करके हमेशा ही 0 आंसर आएगा? नहीं, हो सकता है यहां 1 से 1 गए होते, हो सकता है यहां 10 से 10 गए होते। तो यहां पर y का वैल्यू कांस्टेंट रखते और 10 रखते या 1 रखते, जो भी रखना होगा। यहां पर इस केस में सिंपल हो गया, 0 ही सब्स्टिट्यूट कर देना है y के जगह, तो ये पूरी तरह से बन जाएगा 0 के बराबर। और 0 का इंटीग्रेशन करिए फाइनाइटली, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में 0 का इंटीग्रेशन, जब फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट किस बात का? वर्क डन 0। या फिर अच्छा, एक माइनस साइन बार बार भूल जाता हूं, आप लोग थोड़ा ख्याल रखिएगा भाई। देखिए, अब यहाँ पर लाइव में अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तुम लोग हो नहीं, तुम लोग अभी क्लासरूम में अगर होते, यानी कि मैं अगर क्लासरूम में अभी पढ़ा रहा होता कैट जी में, तो तुम लोग करेक्ट करवा रहे होते। पिछले क्लासेस में भी कई सारे मिस्टेक्स हुए हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही था कि तुम लोग मौजूद नहीं थे। तुम लोग अगर मुझे डायरेक्ट बता रहे होते कि सर कैसे कैसे आप गलतियां कर रहे हैं, तो हम लोग गलती नहीं कर रहे होते। खैर, यहां पर हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि ये वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 0। अब सवाल उठता है इस वैल्यू का। तो इस वैल्यू के बारे में देखो, अब मैं बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में, और अगर वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो एक्स इज टू बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, बट हाउ मच? एक्स का वैल्यू मेंटेन रहेगा एक्स के बराबर। एक्स क्या है नहीं पता, लेकिन एक्स के टर्म्स में ही आंसर तक पहुंचना है ना हमें। तो इस वजह से इस x को मन में तुम कांस्टेंट मानोगे, मतलब ये 7, 15 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे? खुद x, क्योंकि यहाँ पर x के ही अलोंग ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, लगातार x कोऑर्डिनेट का वैल्यू x ही मेंटेन रहा है। इस वजह से हम लोग इसको कांस्टेंट ट्रीट करने के बावजूद x ही लिखे रहेंगे। यहाँ पर 0 लिख दिए थे क्योंकि 0 था यहाँ पर, तो मतलब ये वाला टर्म तो 0 हो गया। अब सिर्फ इसी को सॉल्व करिए, आंसर निकालिए। तो माइनस में रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, वाई स्क्वायर, अच्छा डॉट प्रोडक्ट तो लीजिए पहले। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद ये वाला टर्म तो बचा नहीं, ये वाला टर्म केवल बचा, और ये वाला टर्म कितना बचा? तो देखो, इंटीग्रेशन प्रॉपरली एक बार लिख दे रहा हूं मैं, 2xy देन dy and y is to be integrated from 0 to y and x is to be treated as constant equal to x। तो 2x को एक साथ आप इंटीग्रेशन के बाहर रख सकते हैं। ये फाइनल आंसर बना हमारे पास माइनस में 2xy²। बना कि नहीं? 2xy²। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट इट। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू किए थे हम लोग, इस पोटेंशियल तक पहुंच गए कि नहीं? चेंज इन पोटेंशियल तक पहुंच गए हम लोग। जरा एक और काम करो, इसको तुम इस पोटेंशियल को मानते हुए कि पोटेंशियल यही है, इस पोटेंशियल से तुम इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने की एक बार कोशिश करो, तो देखो सही आता है क्या। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंचने के लिए पिछले क्लास में सीखे हुए हैं, तो पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड तक एक बार आप खुद से पहुंचने की कोशिश करिए। आप क्या करेंगे? पहले x के टर्म्स में करेंगे देखो गलती किया हूं, पकड़ा गया। y²/2 था ना इंटीग्रेशन, तो 2 कैंसल्ड है। थोड़ा इन बातों का ख्याल रखिएगा आप। तो इसका डिफरेंशिएशन करो केवल x के टर्म्स में, तो y² बनेगा, माइनस साइन हट जाएगा, और उसके बाद फिर सिर्फ y के टर्म्स में करोगे, एकदम परफेक्ट है। देखो सब कुछ मैच कर रहा है। यहां से वहां पहुंचने भी आना चाहिए, वहां से यहां पहुंचने भी आना चाहिए। तो जो आगे मैं बोलने जा रहा हूं स्टेटमेंट में, उसे आप अपने वर्ड्स में अपने तरीके से जरूर लिखें। लिखना कुछ इस तरह से है ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। मैं ये बोल रहा हूं
कि अगर पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो क्या तरीका है। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए आप डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, और डिफरेंशिएशन वो भी साधारण डिफरेंशिएशन नहीं। आप x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं तो x के टर्म्स में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट, चाहे x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, मैं लिख दिया r कंपोनेंट, r का मतलब कुछ भी है, will be equal to minus of differentiation of potential with respect to only r। r का वैल्यू तुमको x रखना है x रखो, y रखना है y रखो, z रखना है z रखो, ये रूल है। इसी को लिखने का क्या तरीका हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड along a particular direction is the negative of rate of change of potential along that direction। फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड का r के डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो r के डायरेक्शन में पोटेंशियल किस रेट से बदल रहा है उसका नेगेटिव, या फिर r के डायरेक्शन में पोटेंशियल किस रेट से बदल रहा है को काट के घट रहा है, तो नेगेटिव साइन उसमें इंक्लूड हो गया। लास्ट टाइम, r के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पता करना है, अगर r का मतलब कोई भी डायरेक्शन है, ईस्ट के डायरेक्शन में पता करना है तो ईस्ट के डायरेक्शन में पोटेंशियल किस रेट से घट रहा है, यही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही कारण था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आप अक्सर देखे हुए थे कि ऐसा यूनिट लिखा हुआ है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इसके वजह से, मीटर इसके वजह से। खैर, ये एक रिलेशन है। अच्छा, दूसरा रिलेशन हमने डेवलप कर रखा है पोटेंशियल के बारे में कि डेल्टा V कम्स आउट टू बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्प्लेसमेंट टू बी इंटीग्रेटेड फ्रॉम सपोज A टू B। अगर A से B इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो होगा VB माइनस VA। अब इस डिफरेंशिएशन में क्या खास बात था कि जब r के टर्म्स में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बाकी सभी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि अगर मान लो r का मतलब है यहाँ x एक्सिस सपोज, तो x एक्सिस के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का रेट ऑफ डिक्रीज पता कर रहे हो तुम, अगर x एक्सिस के डायरेक्शन में जाने पर v का रेट ऑफ डिक्रीज पता कर रहे हैं तो y और z तो कांस्टेंट हुआ ना। ठीक, सिमिलरली यहां पर जब हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो चालाकी से करते क्या है, चाहे कोई भी पॉइंट से शुरू करके किसी भी दूसरे पॉइंट तक क्यों ना जाना हो, ये अगर y एक्सिस है, ये अगर x एक्सिस है, और ओरिजिन से शुरू, छोड़ो ओरिजिन को, A पॉइंट से शुरू करके B पॉइंट तक अगर जाना है तो हम लोग चालाकी क्या करते हैं कि A से सिर्फ x एक्सिस में पहले ट्रेवल, सॉरी ये तो पहले y एक्सिस हो गया, सिर्फ y एक्सिस के पैरेलली ट्रेवल करते हैं और नेक्स्ट स्टेप में फिर सिर्फ x एक्सिस के पैरेलली ट्रेवल करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप सिर्फ y एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं उस दौरान x को ट्रीट किया जा सके कांस्टेंट के तरह, जब आप x एक्सिस में ट्रेवल कर रहे हैं तो y को ट्रीट किया जा सके कांस्टेंट के तरह, और दो स्टेप का इंटीग्रेशन बहुत ही इजी सा बना हुआ रहे। इस कंसेप्ट से हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। आपको थोड़ा सा कई बार सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि A B मतलब x एक्सिस में चेंज, y एक्सिस में चेंज, हो सकता है कि z कोऑर्डिनेट भी आ जाए। एक क्वेश्चन हम लोग उस तरह का करने की कोशिश करेंगे जरूर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखो, इसको मेक श्योर कि आप खुद से कर सकें एक बार। इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ध्यान से लिखना। इन अ रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन एज y I कैप प्लस x j कैप प्लस 2z k कैप, और इतने पूरे में माइनस भी लगाओ, ये पूरा माइनस में। ठीक,
फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 3 डायमेंशंस में दूंगा। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1, 2, 3, सब कुछ ऐसा यूनिट में है। एंड दूसरा पॉइंट में ले लिया 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, मीटर लिखा है लास्ट में। तो जरा एकदम ईमानदारी से खुद से सॉल्व करके सोच समझ के हर स्टेप को, और जितना ज्यादा लिख के सॉल्व करोगे उतना ही कम प्रोबेबिलिटी हो जाएगा गलत होने का। तो एक बार में जरूरत अगर तुमको लगता है कि तुम्हें पिछले क्वेश्चन को रिवाइज करना होगा, बिल्कुल करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तुम इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से सॉल्व करे रहो मुझसे पहले। चलिए, आई होप आप इस क्वेश्चन को कर सके। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप में डिस्प्लेसमेंट को तोड़ देंगे। पहला स्टेप रहेगा, आसान सा कोऑर्डिनेट दिया था याद रखने के लिए। पहला स्टेप ए से यानी कि 1, 2, 3 से शुरू करके हम लोग इंटरमीडिएट पॉइंट सी और डी मान लेते हैं। चलो, तो सी वाला पॉइंट मैं क्या मान रहा हूं, 4, 2, 3। इसके बाद डी एक दूसरा इंटरमीडिएट पोजीशन मान लिया मैं, 4, 5, 3। और लास्ट में बी वाला पॉइंट तो था ही 4, 5, 6। ठीक, आई होप आप समझ पाए और इसी तरह से आप भी किए होंगे। तो देखो, यहां से यहां तक जाने में पोटेंशियल का चेंज पूछा गया था, हम लोग वो नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने इसी डिस्प्लेसमेंट को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। ये फर्स्ट टुकड़ा है, ये सेकंड और ये थर्ड। और इन तीनों स्टेप्स में क्या खास बात है कि इस स्टेप में मात्र एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, हेंस वाई एंड जेड कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। यहां पर सिर्फ वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, हेंस एक्स एंड जेड कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। यहां पर सिर्फ जेड एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है, हेंस एक्स एंड वाई कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, अब यहां पर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या लिखे होगे तुम, तो डी एक्स आई कैप। तो यहां पर होने वाला चेंज इन पोटेंशियल दैट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ, अच्छा, डी एक्स आई कैप के साथ मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं, फिर वाई डी एक्स, यही तो आएगा। डी एक्स आई कैप के साथ इतने पूरे का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो इतना ही तो आना है, माइनस सिंबल के साथ। इंटीग्रेशन का लिमिट देखो, अब एक्स कोऑर्डिनेट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, y इज टू बी ट्रीटेड कांस्टेंट, और x का वेरिएबल वेरी कर रहा है 1 से लेके 4 तक। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन के दौरान y इज टू बी ट्रीटेड कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0 क्या नहीं, इस बार y का वैल्यू 2 मेंटेन रहा है, तो इस वजह से इसे लिखा जाना चाहिए क्या, देखो y को तो 2 मानो तुम डायरेक्ट, तो गलती किया हूं मैं, ये माइनस नहीं रहेगा, माइनस एक एक्स्ट्रा है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक अलग से माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो y को बाहर लिख दिया मैं 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट x में लिमिट सब्स्टिट्यूट किए 4 और 1, ये आया 3 इतना वोल्ट। ये पहले स्टेप में होने वाला इंटीग्रेशन, इतना सिंपल होता है ये। बस ये है कि पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाने में एक्स वाई जेड अलग अलग डिफरेंशिएशन, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल जा रहे हो तो एक्स वाई जेड अलग अलग इंटीग्रेशन। हाँ, दूसरा प्रोसीजर भी अवेलेबल है, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इस मेथड से हर तरह के क्वेश्चन को एक बार में सही किया जा सकता है, तो हम लोग जाने ही क्यों अभी दूसरे मेथड्स को। यहां पर देखते हैं इंटीग्रेशन जो किया जा रहा होगा वो किस तरह का रहेगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट सोचो तुम मन में क्या होगा, डी वाई जे कैप होगा। डी वाई जे कैप का पूरे के साथ डॉट प्रोडक्ट लिए एक्स डी वाई, सही है। माइनस सिंबल एक पहले से ही मेंटेन रहता है और दूसरा वाला ये वाला भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां पर इंटीग्रेशन करना है y के टर्म्स में, y इज वेरिंग फ्रॉम 2 to 5, और x, यहां पर x का इंटीग्रेशन x² by 2 लिख दोगे क्या, बिल्कुल नहीं,
x इज टू बी ट्रीटेड कांस्टेंट, x चूंकि कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर और x का वैल्यू मेंटेन रहेगा 4 के बराबर। तो दिस कम्स आउट टू बी 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब x को बाहर ले लिए इंटीग्रेशन के, dy का इंटीग्रेशन y, 5 माइनस 2 3। आई होप समझ पा रहे हैं आप। और थर्ड हुआ फिर यहां पर सिर्फ z एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होने के वजह से इंटीग्रेशन में डिस्प्लेसमेंट का टर्म लिखा जाएगा dz k कैप, उसका पूरे के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया गया, माइनस सिंबल कैंसिल भी हुआ, 2z dz। तो हमेशा यहां लिखा हुआ चीज कांस्टेंट ही रहता है क्या? ऐसा रूल है क्या? बिल्कुल नहीं। यहां पर z एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहां पर z इज टू बी ट्रीटेड वेरिएबल, x एंड y है ही नहीं यहां पर, तो कांस्टेंट की बात ही नहीं फिर ऐसा कुछ। अच्छा, z का लिमिट क्या रखेंगे? तो 3 से लेके 6 तक। ये 2 ऑलरेडी पहले से मौजूद है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। फाइनल आंसर अब बताया जा सकता है कितना? 24 वोल्ट मुझे लग रहा है, सही है ना? 3 कॉमन ले लिए, 8 इंटू 3, 24 वोल्ट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ये फाइनल आंसर। आई होप आप खुद से कर सके। इस तरह के और क्वेश्चंस आपको बुकलेट में मौजूद मिलेंगे, आप सभी को सारे क्वेश्चंस को अब कर लेना चाहिए। इसके आगे बढ़ रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट चीज सीखने की कोशिश करेंगे, नाम है उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल। लिख दो टॉपिक का नाम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को सीखने के पहले कुछ पुरानी बातों को मैं बता दूं। हम लोगों ने ऐसा सीखा था कि कोई भी सिस्टम में अगर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से रैंडमली किसी भी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होगा अगर, तो दूर में अगर देखा जाए किसी एक दूर के पॉइंट P पर, ठीक, तो दूर के किसी पॉइंट P पर ऐसा लगेगा जैसे कि ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी शेप का क्यों ना हो, दूर से देखे जाने पर दिस ऑब्जेक्ट विल अपीयर टू बी अ सिंगल पॉइंट, और ये बिहेव करेगा जैसे कंसंट्रेटेड है अपने एक सिंगल पॉइंट पर। और उस पॉइंट पर जो कंसंट्रेटेड है, दूर से देखे जाने पर ऐसा लग रहा है ये जिस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है उस पॉइंट पर टोटल चार्ज है कितना, जितना भी इस टोटल सिस्टम का चार्ज है, ठीक। और जो भी सिस्टम का दिया हुआ सिस्टम का जो भी टोटल चार्ज होता है वही कहलाता है मोनोपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक। तो आप लिखना शुरू करें, थोड़ा सा लिखना होगा आपको बस। सबसे पहले लिखो मोनोपोल क्या होता है। मोनोपोल, डाइपोल के बारे में सीख रहे हैं हम लोग, टॉपिक का नाम डाइपोल ही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन उससे भी उसके बाद पहला पॉइंट लिखेंगे आप मोनोपोल। मोनोपोल का डेफिनेशन, अ सिस्टम कंटेनिंग नेट नॉन जीरो चार्ज, अ सिस्टम कंटेनिंग नेट नॉन जीरो चार्ज। कोई भी एक सिस्टम जिसके पास भी टोटल नेट चार्ज कुछ ना कुछ है, माना कि ये Q1, ये Q2, ये Q3, कोई भी एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस पूरे सिस्टम के लिए एक नाम कहा गया कि चाहे सिस्टम कुछ भी क्यों ना हो, टोटल चार्ज अगर उस सिस्टम के पास है तो देन इन दैट केस सिस्टम इज नोन एज मोनोपोल। और इस मोनोपोल का, ये पूरे सिस्टम को ही एक साथ कहा जाएगा मोनोपोल। ये मोनोपोल का बिहेवियर कैसा होता है दूर से किसी पॉइंट से देखे जाने पर, जैसे कि ये पूरा का पूरा मोनोपोल टोटल चार्ज अपने किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रखा हुआ है। इसका बिहेवियर पॉइंट चार्ज के तरह होता है दूर तक के लिए। तो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, मोनोपोल मोमेंट ऑफ अ मोनोपोल। Monopole moment of a system ये अगर सिस्टम है तो मोनोपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम इक्वल्स टू समेशन ऑफ
QI, यही बात को बस लिख दो। मतलब यहाँ पर Q1, Q2, Q3 अगर चार्ज दिया हुआ रहेगा इस तरह से एटसेट्रा, तो टोटल मोनोपोल ऑफ दिस सिस्टम इज नोन एज द समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस। तो मोनोपोल मोमेंट ऑफ अ सिस्टम इज टोटल चार्ज कंटेन्ड इन द सिस्टम। इतनी सिंपल सी बात है। और लास्ट में ये स्टेटमेंट भी लिख देंगे आप कि किसी दूर के पॉइंट P के लिए बिहेवियर होता है पूरे के पूरे मोनोपोल का जैसे कि वो एक पॉइंट चार्ज हो जिसका कि टोटल चार्ज मोनोपोल के बराबर, मोनोपोल मोमेंट के बराबर है। यही बात को लिखो। एट लार्ज डिस्टेंसेस अ मोनोपोल बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज हैविंग टोटल चार्ज monopole moment of the system. At large distance, monopole behaves as a point charge having total charge equal to monopole moment of the system. यही मोनोपोल के बारे में आपको जानने की जरूरत है। बस इसके आगे फिर देखो डाइपोल। डाइपोल के बारे में आप बात करते हैं प्रॉपरली। ये मोनोपोल था, इसके आगे डाइपोल। डाइपोल मोमेंट मुझे पता है टॉपिक का नाम है, फिर भी अब नया सब टॉपिक लिखिए डाइपोल। तो डाइपोल किसे कहते हैं जरा ध्यान से समझना होगा आपको। पहले माना कि दोबारा से ये कोई सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कुछ भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि P पॉइंट पर आपने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। आप अगर देखते हैं कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इस सिस्टम के अंदर में क्या रहा होगा ये हम लोग गेस करेंगे। तो क्या जरूरी है कि इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज कुछ ना कुछ रहा हो तभी ये प्रोड्यूस कर पाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर? क्या इस सिस्टम के पास टोटल चार्ज का मौजूद रहना जरूरी है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं। ठीक, यहां पर टोटल चार्ज कुछ ना कुछ अगर रहेगा तो बिल्कुल बेशक वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। और कितना, जैसे कि एक पॉइंट चार्ज का बिहेवियर है और टोटल चार्ज पॉइंट चार्ज का है मोनोपोल यानी कि टोटल सिस्टम के चार्ज के बराबर। लेकिन अगर मान लो यहां पर कैपिटल Q का चार्ज, यहां पर माइनस कैपिटल Q का चार्ज, ठीक है, तो इन दोनों चार्जेस के वजह से पूरा मोनोपोल कितना हुआ इस पूरे सिस्टम का, तो टोटल चार्ज कितना हुआ इस पूरे सिस्टम का, वो तो 0 है। तो टोटल चार्ज है नहीं इस सिस्टम का, बावजूद इस बात के क्या ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी एक पॉइंट पर, कोई जरूरी नहीं है पॉइंट इंफिनिटी पर हो, नजदीक में भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है पॉइंट, क्या इस सिस्टम के वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है क्या? तो चलो चेक करते हैं। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इस डायरेक्शन में होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर लेंगे तो थोड़ा सा तो इधर जरूर आएगा। तो ये आ गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आने का कारण टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम नहीं है। तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पर, अगर आप किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर आप किसी P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आपके पास टोटल चार्ज है, अगर बहुत अच्छी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लेकिन टोटल चार्ज नहीं भी है तो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? आप सिस्टम के अंदर क्या करिए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को बस सेपरेट कर लीजिए। जैसे कि HCl मॉलिक्यूल, H पर डेल्टा प्लस और Cl पर डेल्टा माइनस। मैं ये कह रहा हूं कि क्या क्या चीज ऐसा है, क्या क्या ऑब्जेक्ट नेचर में ऐसा है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। कोई एक ऐसा सिस्टम जिसके पास नेट चार्ज हो, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन किसी एक सिस्टम के पास नेट चार्ज नहीं हो फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। कैसे? उसके अंदर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस रहे होंगे सेपरेटेड, दोनों का पोजीशन अलग अलग रहा होगा, इस कारण से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिए, उनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड नहीं कर रहे हो, मतलब सेपरेटेड हो, सेपरेटेड इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के सिस्टम को ही नाम दिया गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपस में सेपरेटेड है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या खास बात, हम लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में?
क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल नेट चार्ज 0 होने के बावजूद कैपेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के। इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे प्राइमरी बात यही है कि ये अगर कोई एक सिस्टम है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है बिना नेट चार्ज रखे अपने पास। इसी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की पढ़ाई कर रहे हैं। पूरी बात लास्ट में समझ में आएगी, लेकिन अभी फिलहाल आप यही मान के आगे बढ़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल को पढ़ना है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अच्छा, इस सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं ये सुनना आपकी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसे कहा जाता है, इस पर ध्यान दो। लिखेंगे आप पूरा स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डिफाइन किया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किस तरह से, इक्वल टू, समझ में नहीं आने वाला है, लेकिन आपको पहली बार एकदम ध्यान से सिंसियरिटी के साथ डिसिप्लिन में रह के सीख लेना। क्या होता है बाद में समझ में आएगा, अभी पहले इस बात को मानो तो सही। समेशन ऑफ क्यू आई आर आई, इतना लिख दो पहले तो। और इसके बाद फिर ये मेंशन करना जरूरी है कि आखिर आर आई क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आर आई का दरअसल मतलब है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, क्यू आई का। कोई भी आईएस वाला चार्ज, उसका क्या है पोजीशन वेक्टर, ये बताता है हमें। इसका इस्तेमाल यहां पर करना है हमें आर आई के फॉर्म में, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है क्यू आई के साथ। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस फॉर्मूले से भी काफी कुछ चीजों को सीखा जा सकता है। हम लोग सीख रहे थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, इसका वैल्यू ये निकल के इस तरह से डिफाइन किया गया इसे। तो मुझे ये समझा दो कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। तो चार्ज तो स्केलर है, लेकिन मल्टीप्लाई हो गया ना ये पोजीशन वेक्टर के साथ, तो फाइनल आंसर बनेगा एक वेक्टर क्वांटिटी। तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहली बात। दूसरी बात, उसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, ये कूलॉम मल्टीप्लाइड बाय मीटर। कूलॉम मीटर इज ऐसा यूनिट फॉर दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है, एम्पियर सेकेंड मीटर। ठीक है, इतना सीखने के बाद, इस बात को बस याद कर लेने के बाद, हम लोग इस पर और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में ही कर रहे होंगे। आपको करना क्या है, इस बात को ध्यान से सुनो, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इस बार करना। एनसीईआरटी बुक से बेटर कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। तो आप क्या करेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में दिया हुआ है, सेकेंड चैप्टर में भी थोड़ा सा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में दिया हुआ है। आपको करना क्या है कि एनसीईआरटी बुक से नोटबुक को ओपन करने के बाद, जिस कॉपी में भी आप यहाँ पर का काम कर रहे हैं, उसी नोटबुक में आप प्रॉपरली इलेक्ट्रिक डाइपोल का हेडिंग लगा के जितनी चीजें लिखी हुई हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, सारी चीजों को वन बाय वन आप पूरा का पूरा नोट डाउन करेंगे। जितना भी डेरिवेशन दिया हुआ है सब कुछ पढ़ के आओ अगले क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। हम लोग जो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होंगे उसका लेवल थोड़ा सा हाई होगा, और चीजें आपको तभी सिर्फ और सिर्फ समझ में आ पा रही होंगी जब आप एनसीईआरटी बुक को एकदम अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे, थॉरोली। ऐसा हो नहीं सकता कि आप समझ नहीं पाएंगे उसे। हाँ, यहाँ पर इस फॉर्मूले के बजाय कुछ और फॉर्मूला दिया हुआ रहेगा, हम लोग अगले क्लास में समझेंगे, दोनों एक ही बात है। आपको एनसीईआरटी बुक से फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, चार्जेस एंड फील्ड्स वाला चैप्टर और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स में से इलेक्ट्रिक डाइपोल को ढूंढ के एकदम अच्छे से सारी चीजों को कंप्लीट करके आना अगले क्लास में। तब तो एक स्टेटमेंट भी मेरा यहाँ पर दिया हुआ समझ में आएगा आपको। तो आपको बहुत सिंसियरली पढ़ाई करके आना है अगले क्लास में, ठीक है।